हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदा आईएएस में और मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी। तो छत्तीसगढ़ इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने विभाजित किया था और हमारा टॉपिक चल रहा था छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। इसे हमने दो भागों में विभाजित किया था। पहला था आपका दक्षिण कौशल के राजवंश, दक्षिण कौशल के, और एक हमने विभाजित किया था आपकी बस्तर के। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था और हम क्या पढ़ने वाले ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो दक्षिण कौशल में मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है आरएस, राजर्षि, राजतुल्य वंश, सरभपुरी वंश, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, है ना। आरएसपी बीएफ ये हमने कोड बनाया था। तो सरभपुरी वंश, है ना, फिर पांडु वंश, बाण वंश और आपका फणिनाग वंश, कवर्धा के फणिनाग वंश। उसके बाद हमने बस्तर में विभाजित किया था नल नागवंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश। तो चलिए हमने क्या पढ़ लिया उसको हम देख लेते हैं। तो आपका सरभपुरी वंश के शासकों को हमने पढ़ लिया, है ना। पांडु वंश को भी हमने क्या किया था और विभाजित किया था। आपका मैकल के पांडु, सिरपुर के पांडु वंश, इसके अलावा कांकेर और आपके उड़ीसा के या कलिंग के सोमवंश, है ना। तो इसमें से हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं। पांडु वंश में सरभपुरी वंश हमारा हो गया, है ना। सिरपुर के जो पांडु वंश है इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, है ना। नल नाग वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पांडु वंश में हम पढ़ने वाले हैं मैकल, कांकेर और उड़ीसा, ये पहले देखेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला छूटा हुआ है राजर्षि राजतुल्य वंश, ये हम पढ़ेंगे। फिर आपका बाण वंश, फिर फणिनाग वंश, इसके बारे में अध्ययन करें। फिर हम बस्तर के इतिहास में जाएंगे। चलिए तो पहले चालू करते हैं मैकल के सोमवंश, है ना। मैकल के सोमवंश के बारे में बहुत अधिक आपको नहीं जानना है। चलिए ये हो गया आपके मैकल के सोमवंश, सोमवंश। इसके बारे में सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी राजधानी क्या थी, राजधानी तो अमरकंटक। क्या याद रखेंगे, अमरकंटक। देख लीजिए ये जो आपका क्षेत्र है ना। तो ये जो मैकल वाला क्षेत्र है ना, कवर्धा और अमरकंटक वाला क्षेत्र, यहाँ देखिए, यहाँ जो राजा हुए उनके नाम याद कर लेते हैं। तो बल कैसे राजा है, सबका नाम में क्या है, बल है। तो शासक आपको पूछ सकता है, यदि नाम दे देंगे तो निम्नलिखित में से ये शासक कौन से वंश से संबंध रखते हैं। तो एक कोड याद रख लीजिए, मैं कोड बता देता हूं आपको। तो भजन, सुर में भजन करते थे। ये सब क्या करते थे, सुर में भजन करते थे, है ना। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जय बल, जितने भी बल हैं आप कर सकते हैं। जय बल, सुरबल, है ना, भरत बल, नवबल और एक है वत्स बल, है ना। इतने शासक आपके हुए मैकल के सोमवंश में, है ना, मैकल के सोमवंश में।
चलिए एक बात और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात बच रही है वो है कि मल्हार से इनका क्या हुआ था, एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था जहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो मल्हार का ताम्रपत्र इनके विषय में जानकारी देती है, ये बस याद रखते हैं, मल्हार का ताम्रपत्र। इतना ही पॉइंट क्या है इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, इनसे इनके राजवंश से संबंधित। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा राजधानी। सबसे पहले आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैकल के सोमवंश के शासकों की राजधानी क्या थी, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन से राजा मैकल के सोमवंश से संबंध रखते हैं, तो जयबल है ना, भरतबल, वत्सबल, नभबल, सुरबल। मल्हार का ताम्रपत्र किससे संबंधित है, और यदि ऑप्शन में है आपका मैकल के सोमवंश तो, और दूसरे ऑप्शन में जहां से मल्हार और कहीं से संबंधित नहीं है तो आपको मैकल के सोमवंश याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश, कांकेर क्षेत्र में भी सोमवंश राजाओं का क्या रहा, शासन रहा। ठीक है, कांकेर में भी क्या रहा, मैकल के सोमवंश के शासकों का शासन रहा। देख लीजिए, ये हो गया आपका कांकेर वाला क्षेत्र, है ना, ये हो गया आपका कांकेर वाला क्षेत्र। तो यहाँ क्या क्या है राजाओं के नाम थोड़ा सा पहले याद रख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले याद रखिए सिंहराज, सिंहराज, फिर व्याघ्रराज। इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, और मैं जितने राजाओं के नाम आपको याद रखने बोल रहा हूँ उतने ही राजाओं के नाम आप क्या करेंगे, याद करेंगे। इतने ही आपके काम के हैं। वोपदेव, वोपदेव, ये तीन याद रख सकते हैं। उसके बाद कर्णराज, कर्णराज, है ना, भानुदेव, भानुदेव, और एक आपका सोमराज, सोमराज। तो सिंहराज, व्याघ्रराज तो एक साथ याद हो जाएगा आपको, सिंहराज और व्याघ्रराज, सिंह के बाद व्याघ्र है। वोपदेव, वोपदेव याद कर लीजिए, एक आपके कौन हो गए, वोपदेव, वोपदेव हो गए। और फिर कर्णराज, सोमराज और भानुदेव। तो पहला जो फैक्ट बनता है वो बनता है कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है, तो सिंहराज। संस्थापक आपको याद रखना है, संस्थापक में कौन है, तो सिंहराज का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, यही आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, ये याद रखना है ना। तो कर्णराज, कर्णराज के बारे में याद रखना है। सिहावा, सिहावा ताम्रपत्र कहाँ से मिला है या किसके बारे में जानकारी देता है, तो सिहावा ताम्रपत्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये कर्णराज के बारे में जानकारी मिलती है। तहकन पारा, तहकन पारा, तहकन पारा अभिलेख, जब ताम्रपत्र आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है कि तहकन पारा किससे संबंधित है, तो सोमराज से संबंधित है। ओके, दो बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये एडिट कर देना ना, नहीं अभी रहने दो, चलने दो, एडिट करना पड़ेगा, स्टॉप मत करो। इसके अलावा से चालू कर देंगे ना, एक छूट रहा है। सिहावा ताम्रपत्र, तहकन पारा और कांकेर शिलालेख, यही तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका भानुदेव, भानुदेव का जो अभिलेख है वो क्या है, कांकेर शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कांकेर शिलालेख किससे संबंधित है, किस आपके कांकेर के सोमवंश से संबंधित है, तो आपको भानुदेव का नाम अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा तहकन पारा को भी पूछा जाता है, तहकन पारा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो सोमराज का नाम आप याद रखेंगे, और कर्णराज के बारे में आप याद रखेंगे कि सिहावा ताम्रपत्र संबंधित है। तो इतना कांकेर के सोमवंश के बारे में है, सिंहराज उसके संस्थापक हुए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में क्या है आपका उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा के सोमवंश या कलिंग के सोमवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। कलिंग के सोमवंश के बारे में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमें पढ़ना है सोमवंश। तो इनके राजाओं के नाम के बारे में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्या करूं, राजाओं के नाम याद करा दूं। ठीक है, पहले राजाओं के नाम आपको याद होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे, है ना। तो देखिए इनका जो शासनकाल है वो माना जाता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ही रहा। 9वीं से 11वीं, है ना। पांडु के जो सिरपुर के पांडु वंश के शासक थे, उनके बाद कलिंगेश्वरी के सोमवंश आए। कुछ इतिहासकार आपके पांडु के सिरपुर के जो पांडु वंश है उसकी ही शाखा क्या मानते हैं, जितने भी अन्य सोमवंशी शासक हैं उनको मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इनका शासनकाल याद है। राजाओं के सबसे पहले नाम याद कर लेते हैं। राजाओं के नाम याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा देखेंगे। पहला सबसे पहले राजा है शिवगुप्त, पहले राजा है शिवगुप्त। दूसरा महाभवगुप्त, ऐसे पहले लिखते जाएंगे, महाभवगुप्त। फिर लिखेंगे आप महाशिवगुप्त, शिवगुप्त। फिर लिखेंगे आप महाभवगुप्त, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे, महाभवगुप्त। देखिए मैं आपको एक बार में याद करा दूंगा चीजें, थोड़ा सा सीक्वेंस को समझेंगे। महाभवगुप्त, फिर आपके महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त, फिर आपके महाभवगुप्त, महाभवगुप्त। तो ये आपको 5 बार, ये 5 शिवगुप्त को अलग से याद रखेंगे, फिर 5 जो आपके अन्य शासक है उसको इसी प्रकार याद करेंगे, है ना। ये 5 को आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो महाभवगुप्त प्रथम, फिर महाशिवगुप्त प्रथम, महाभवगुप्त द्वितीय, महाशिवगुप्त द्वितीय और महाभवगुप्त तृतीय, यहाँ तक याद करेंगे। फिर इनके नाम के भी कुछ आगे लिखा हुआ है जो इनकी उपाधियां है ना, उन उपाधियों को भी याद करेंगे। तो उस इन 5 की उपाधि के लिए कोड याद रख लीजिए, वो है जय भीम। ठीक है, जय भीम आप पार्टी सुने होंगे, जय भीम धन, जय भीम धन। इससे आपका काम इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत टफ नाम है, एक बार में याद नहीं होगा। तो आप शुरू में प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का कोड बना सकते हैं। तो जय, तो सबसे पहले वाले में लिखेंगे ज है, जन्म जय। क्या लिखेंगे, जय में, है ना। इनका नाम था महाशिवगुप्त प्रथम, जन्म जय। ठीक है, जय में भी मिलेगा कई जगह, जय में भी लिख सकते हैं, महाशिवगुप्त जय में, है ना, जय में, ये लिख लीजिए, महाशिवगुप्त जय में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है य, तो महाशिवगुप्त ययाति, महाशिवगुप्त ययाति। फिर आपका भीम, महाभवगुप्त भीमरथ, महाभवगुप्त भीमरथ। फिर आपका ध, महाशिवगुप्त धर्मरथ, धर्मरथ। और न, महाशिवगुप्त नहुष। ये आपको पहले इस सीक्वेंस पे राजाओं के क्या करना है, नाम याद करना है। देखिए पहली बार में पढ़ने जाएंगे, अचानक से इतना बड़ा नाम याद करेंगे आप, फैक्ट तो छोड़िए नाम ही याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि ये ट्रिक लगा के यदि आप क्या करेंगे, चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको शायद नाम याद हो जाए। इसके बारे में फिर फैक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये 6 राजाओं के नाम आपको आराम से याद हो गए। फिर जो बच रहे हैं, इस बीच में अचानक से कौन आ जाते हैं, इंद्ररथ आ जाते हैं, इसलिए आपका सीक्वेंस टूट जाता है। इंद्ररथ, अगला नाम कौन आएगा, इंद्ररथ। 7वां में नाम लिख रहा हूं, इंद्ररथ। फिर आपका 8वां नाम आएगा, 8वां नाम क्या है, महाशिवगुप्त। देखिए महाभवगुप्त तक हुआ था, फिर से महाशिवगुप्त तृतीय, महाशिवगुप्त तृतीय। फिर से महाभवगुप्त चतुर्थ, महाभवगुप्त चतुर्थ, याद रखना है ना। अब इनमें नाम क्या है, तो इनमें महाशिवगुप्त तृतीय है, इंद्ररथ है। एक में नाम आएगा आपका चंडीहर, चंडीहर। एक में नाम आपका आएगा उद्योग केसरी, उद्योग केसरी।
इतने राजाओं के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने यहां तक याद किया। फिर आपका आएगा इंद्ररथ, है ना। इंद्ररथ के बाद में आपका आएगा महाशिवगुप्त, तृतीय चंडीहर और महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी। फिर आपके अंतिम राजा आते हैं, आपके अंतिम शासक आते हैं कौन? कर्णकेसरी, कर्णकेसरी। तो देखिए ये पहले राजाओं के नाम याद हो गए, है ना। इन राजाओं को एक बार और देख लीजिए। इंद्ररथ, फिर आपका महाभवगुप्त तक हुआ था तो महाशिवगुप्त तृतीय आएंगे, है ना। फिर आपका महाभवगुप्त फिर से चतुर्थ आएंगे, इनका उद्योग केसरी लिखना है और आपको 10वां आखिरी नाम लिखना है कर्णकेसरी। मेरे हिसाब से आपको ये 10 नाम क्या हो गए? याद हो गए। चलिए इनके बारे में जो फैक्ट है पहले हम याद करेंगे और आप भी मेरे साथ याद करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम चीजों को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला शिवगुप्त। शिवगुप्त के बारे में याद रखना है कि आपके कलिंग के सोमवंश के संस्थापक माने जाते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कलिंग के सोमवंश या उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक कौन है, तो आपको शिवगुप्त का नाम याद रखना है। दूसरा फैक्ट इनके बारे में ये है कि आपके जो कलचुरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा हो गया आपका और इधर मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी के कलचुरी हुए। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है त्रिपुरी, वहां पे कौन हुए? कलचुरी शासक हुए दोस्तों, है ना। तो कलचुरी शासकों, हाँ, कलचुरी शासक थे आपके शंकरगढ़ मुग्धतुंग। शंकरगढ़ मुग्धतुंग कोकल देव के 18 बेटों में से एक थे आपके शंकरगढ़ मुग्धतुंग, आप ये जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ये हो गया आपका कोरबा वाला क्षेत्र, कोरबा वाला क्षेत्र। कोरबा के पाली वंश में, कोरबा के पाली क्षेत्र में बाण वंशी शासकों का क्या माना जाता था? क्षेत्र माना जाता था, है ना। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शंकरगढ़ मुग्धतुंग जो कोकल देव के 18 बेटों में से एक थे, उन्होंने आक्रमण करके बाणवंशी शासकों को हरा दिया, बाणवंशी शासकों को हरा दिया। जबकि कुछ ये मानते थे कि कलिंग के जो सोमवंशी शासक थे, उन्होंने पहले पाली के शासक को हरा दिया था और खुद अधिकार कर दिया था, और फिर सोमवंशी शासकों को शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने हराया था। तो ध्यान देंगे, कुछ मानते हैं कि पाली को मतलब बाणवंशियों को सीधे हराया किसने? शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने। जबकि कुछ मानते हैं कि आपका सोमवंशी शासकों ने पहले किसको हराया? पाली पे कब्जा किया और उनको बाद में शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने हराया। तो यहाँ पे यही फैक्ट आता है कि शिवगुप्त के शासन काल में पाली क्षेत्र शिवगुप्त के पास था और उसको शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने हराकर उस पर अधिकार कर लिया था। ये बात कंफर्म है कि शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने पाली पर अधिकार किया था। ठीक है, बाद में वो उसे छोड़ के चले गए थे। दूसरा, ये दो फैक्ट हो गया, संस्थापक हो गया और उन्होंने युद्ध किया। इनके समय में युद्ध हुआ था पाली पर शंकरगढ़ मुग्धतुंग के द्वारा। दूसरा फिर आता है महाभवगुप्त प्रथम जयमेर। इनको उपाधि धारण करने का बहुत शौक था। आप इनके बारे में कम से कम 5 से 6 उपाधि धारण करेंगे जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आप याद करेंगे त्रिकलिंगाधिपति, दूसरा आप याद करेंगे कौशलेंद्र, फिर आप याद करेंगे धर्म कंदर्प, फिर आप याद करेंगे परमेश्वर, फिर आप याद करेंगे परम भट्टारक, और फिर आप याद करेंगे सोमकुल तिलक। तो इन्होंने बहुत सारी उपाधि धारण की, इसमें से 2 जो उपाधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका त्रिकलिंगाधिपति और दूसरा है आपका कौशलेंद्र। तो त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि इन्होंने धारण की, उसके बाद सोमवंशी के जितने शासक आए उन्होंने क्या किया? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने त्रिकलिंग पर अधिकार किया और उसके बाद इस उपाधि को धारण किया। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन से वंश के शासक धारण करते हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है सीएमओ 2019 में। तो याद रखेंगे, कलिंग के सोमवंश के शासक क्या करते हैं? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। और यदि स्पेसिफिक राजा आपको पूछा कि किस राजा ने पहली बार त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, तो आपको याद होना चाहिए कि महाभवगुप्त प्रथम जयमेर ने इस उपाधि को धारण किया था। किस उपलक्ष्य में? त्रिकलिंग पर अधिकार करने पर। दूसरा, कौशलेंद्र की उपाधि इन्होंने क्यों धारण की थी? तो सारंगढ़ वाला जो क्षेत्र है, सारंगढ़ वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद, महानदी के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद, कौशल पे अधिकार करने के बाद इन्होंने अपने आप को कौशलेंद्र की उपाधि दी थी। तो ये 5 से 6 उपाधि आपको याद होना चाहिए। त्रिकलिंगाधिपति, कौशलेंद्र की उपाधि, है ना, परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, और आपका धर्म कंदर्प की उपाधि, और एक उपाधि और है आपका
कुल तिलक की उपाधि, इतनी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा और क्या फैक्ट बनता है इनके बारे में, तो 13 से ज्यादा ताम्रपत्र मिले हैं, है ना, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, इनके बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के बारे में सिर्फ नाम आपको याद रखना है। भीमरथ ज्यादा है तो एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि चेदी के जो शासक थे दुर्गराज, इसको इन्होंने हराया था। चेदी वंश के शासक दुर्गराज को हरा के इन्होंने क्या किया था, उनको जला दिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के बारे में। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ, नाम में भीमरथ है किंतु इन्होंने भीम जैसा काम नहीं किया था, है ना। फिर से कलचुरी के शासक किसने, आपके लक्ष्मण राय, है ना, लक्ष्मण राय। देखिए आप पढ़ते हैं कि जो आपका छत्तीसगढ़ पर भी आक्रमण किया था, ठीक है, तो लक्ष्मण राय के पुत्र ने किया था, ये आप पढ़ते हैं कलिंगराज ने, ठीक है। लक्ष्मण राय के पुत्र, लक्ष्मण राय द्वितीय के पुत्र कलिंगराज ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके उसको त्रिपुरी के अधीन ले आया था, है ना, और यहीं से कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो उनके जो पिता थे, जो हम पढ़ते हैं, है ना, लक्ष्मण राय, उन्होंने कहा क्या किया था, इनके शासनकाल पर भी क्या किया था, आक्रमण किया था और इनसे बहुत सारा क्षेत्र विजित कर लिया था। फिर भी ये माना जाता है कि ये अपने राज्य को बचाने में सफल रहे थे, है ना। दूसरा आपका आता है, अगला क्या आता है, महाशिवगुप्त धर्मरथ। नाम में धर्म है, देख लीजिए, नाम में धर्म है तो धार्मिक कार्य कुछ किए होंगे। तो इनसे जो फैक्ट है वो ये पूछा जाता है कि कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का सिक्का किसने चलाया था, तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का सिक्का चलाया था धर्मरथ ने, ये आपको याद रखना है। महाभावगुप्त तृतीय के बारे में बहुत अच्छा फैक्ट नहीं बनता, बस ये याद रख सकते हैं कि इन्हीं के संबंधियों ने इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के संबंधियों ने इनके कार्य क्षेत्र पर आक्रमण करके इनको लूट लिया था, है ना। इंद्ररथ के बारे में देखो, इन्हें नहुष को इनके संबंधियों ने, मतलब अपनों ने लूटा, ठीक है, जबकि इंद्ररथ को पूरे राजाओं ने लूटा। चोल शासक, नीचे से चोल शासक आए, है ना, पालवंशी शासक आए, इधर से परमार और भोज शासक आए, तो पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य उड़ीसा के सोमवंश के शासकों को किस शासन काल में किया गया, तो इंद्ररथ के शासन काल में ही क्या किया गया, पूरे शासकों ने क्या किया था, इनके ऊपर आक्रमण किया था और धीरे धीरे पूरे सोमवंश के जो वंश को नष्ट करने का प्रयास किया था। फिर आपके आते हैं महाशिवगुप्त चंडीहर। आपको ये पूछा जा सकता है कि सोमवंश को पुनः वैभव प्रदान करने वाले शासक कौन थे, तो चंडीहर, है ना। इंद्ररथ के शासनकाल में तो पूरा क्या हुआ, जितने शासक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, उसके वैभव को समाप्त कर दिया। बाद में चंडीहर शासक ने क्या किया था, इस पूरे वंश को फिर से वैभव प्रदान किया था, ठीक है। महाभावगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं कि उत्कल और कौशल दोनों में एक साथ शासन बहुत अच्छे तरीके से उद्योग केसरी ने किया था। और कर्ण केसरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि अंतिम शासक थे। आपको पूछ सकता है कि सोमवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपको कर्ण केसरी का नाम याद रखना है ना। तो हमने उपाधियां देखा, कब इनका टाइम पीरियड रहा ये देखा, जितने राजा थे वो देखे, है ना। तो चलिए एक एक राजा को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है महाशिवगुप्त, लिख के देखेंगे और चीजों को फटाफट रिकॉल करेंगे। शिवगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहला संस्थापक सोमवंश के, कलिंग के सोमवंश के, कलिंग के सोमवंश के संस्थापक। दूसरा, इनके क्षेत्र, अभी मान लेते हैं कि इन्होंने पाली पर आक्रमण कर लिया था और पाली को कब्जे में ले लिया था। फिर आप जब बाण वंश में पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि बाण वंश पे आपके शंकरगण मुग्धतुंग ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। इनके क्षेत्र पाली जो कोरबा में है, कोरबा में शंकरगण मुग्धतुंग जो कौन से शासक थे, आपके त्रिपुरी के शासक थे। त्रिपुरी के शासक द्वारा आक्रमण। फिर आपके आए थे महाभावगुप्त जयमे,
प्रथम जयमे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें उपाधि धारण करने का बहुत शौक है। तो उपाधि त्रिकलिंगाधिपति, कौशलेंद्र, ये क्यों किया था? तो त्रिकलिंग पर अधिकार करने के बाद, कौशलेंद्र सारंगण पर अधिकार करने के बाद कौशलेंद्र। और इसी उपाधि को बाद में क्या किए, जितने भी आपके सोमवंशी शासक है उन्होंने धारण किया। कौशलेंद्र को भी धारण किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म कंदर्प ये याद रखेंगे। परम भट्टारक ये याद रखेंगे, परम भट्टारक याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे सोमकुल तिलक ये उपाधि धारण की थी उन्होंने। और परमेश्वर भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा परमेश्वर, इसके अलावा महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, परमेश्वर। तो इतनी उपाधि, कम से कम 7 उपाधि आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला था आपका महाशिवगुप्त प्रथम। शिवगुप्त प्रथम, तीसरे शासक हुए महाशिवगुप्त प्रथम। इनका क्या था? ययाति। अगले थे आपका भीमरथ। महाशिवगुप्त भीमरथ। ययाति के बारे में आप याद रख सकते हैं। ययाति के बारे में क्या था? इन्होंने चेदी के नरेश दुर्गराज को हराया और उन्हें जला दिया था, हराकर जला दिया। भीमरथ के बारे में, इनके बारे में आपको याद रखना है लक्ष्मण राय द्वितीय, जो कौन थे? त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी शासक ने आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। इनके भी चेदी के शासक को इन्होंने हराया था, जबकि यहाँ उल्टा हो गया। लक्ष्मण राय द्वितीय जो त्रिपुरी के शासक थे ने आक्रमण करके इनको हरा दिया। आगे चलते हैं। आपका महाशिवगुप्त हो गया, भीमरथ, है ना। महाशिवगुप्त द्वितीय हो गया, महाशिवगुप्त द्वितीय भीमरथ। फिर आपके आते हैं यहाँ क्या आएगा? महाभावगुप्त आएगा, है ना। यहाँ क्या आएगा? महाभावगुप्त, ध्यान देंगे। यहाँ क्या आएगा? महाभावगुप्त आएगा। फिर आपके फिर से आएंगे महाशिवगुप्त द्वितीय, शिवगुप्त द्वितीय। सीक्वेंस को वहीं से याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा, है ना। क्या था? जय भीम, तो जय से जय में, य से ययाति, भीम से भीमरथ, धर्मरथ। फिर नाम और लिख लेते हैं, कंटिन्यूटी रहेगी। महाभावगुप्त तृतीय हो जाएंगे क्या? हाँ, महाभावगुप्त तृतीय। और नहुष। धर्मरथ के बारे में कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के इन्होंने चलाए थे। ये बात आपको याद रखनी है। धर्मरथ नाम में ही धर्म है। नहुष सगे संबंधियों द्वारा राज्य पर कब्जा कर लिया गया, राज्य पर कब्जा, ये आपको याद रखना है। फिर आपके इंद्ररथ आ गए थे। इंद्ररथ देखिए, सब में एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धीरे धीरे याद करेंगे। 1-2 रिवीजन के बाद आपको चीजें याद होने लगेंगी, है ना। इंद्ररथ तो चोल, परमार, भोज, त्रिपुरी द्वारा आक्रमण, सभी के द्वारा आक्रमण किया गया इनके ऊपर। आपको पूछ सकता है कि कौन से शासक, सोमवंशी शासक के ऊपर बहुत से शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो आपको भीमरथ का नाम
याद रखना है। कौन से नंबर के शासक हुए आपके? 7वें नंबर के। 8वां फिर से आपका आ गया था महाशिवगुप्त, महाभावगुप्त तक हुआ था महाशिवगुप्त तृतीय, महाशिवगुप्त तृतीय। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? चंडीहर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है चंडीहर, सिर्फ चंडीहर भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोमवंश के वैभव को पुनः लौटाया, वैभव को पुनः लौटाया। ये बात आपको याद रखना है। अगला है आपका 9वें राजा हुए फिर से महाभवगुप्त चतुर्थ, और ये थे उद्योग केसरी। उद्योग केसरी क्या था? उत्कल और कौशल दोनों पे राज किया, उत्कल और कौशल दोनों पे राज किया। और अंतिम शासक आपके आते हैं कर्ण केसरी, कर्ण केसरी 10वें शासक। इनके बारे में सिर्फ इतना फैक्ट है कि ये अंतिम शासक थे, अंतिम शासक, सोमवंश के अंतिम शासक। तो यहाँ तक राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, है ना। सोमवंश के संस्थापक को देखा, शिवगुप्त इनके संस्थापक हुए, है ना। उपाधियों को देखा, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ सकते थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CGPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने देखा। एक लास्ट फैक्ट बस आप याद रख लीजिए, आपको पूछेगा इनके पतन का कारण कौन है, तो याद रखेगा त्रिपुरी के शासक, त्रिपुरी के शासक प्लस चोडगंग शासक, जो उड़ीसा के शासक हुए, चोडगंग शासक। उसमें भी अनंत वर्मन का नाम आपको याद रखना है। चोडगंग शासक इनके पतन का कारण थे, इनके पतन का कारण थे, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या हमने पढ़ लिया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो डिवाइड किया था वो आइए, तो पांडुवंश के शासक सिरपुर को हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हमने पढ़ा कांकेर, उड़ीसा और आपका मैकल। तो हमारा सरबपुरी वंश के बाद पांडु वंश भी क्या होता है? समाप्त होता है। फिर हम बाण वंश को देखेंगे और फिर राजर्षि तुल्य वंश, फिर हम खड़ी नाग वंश को देखेंगे। तो आते हैं आपका बाण वंश में, है ना। चलिए बाण वंश के बारे में हमने अभी बात ही की थी। बाण वंश, सॉरी, ये आपका पाली क्षेत्र, देखिए ये है कोरबा का पाली क्षेत्र, कोरबा का पाली क्षेत्र। यहां पर बाणवंशी शासकों का क्षेत्र माना जाता है। तो सबसे पहले आपके आते हैं संस्थापक, ये थे महामंडलेश्वर। आपसे पूछेगा कि बाणवंश के महामंडलेश्वर, बाणवंश के संस्थापक कौन है, तो आपको महामंडलेश्वर का नाम याद रखना है, महामंडलेश्वर का नाम याद रखना है। इनकी राजधानी पूछेगा, पाली, पाली इनकी क्या थी? राजधानी थी, याद रखना है, राजधानी पाली। प्रमुख शासक, तो एक ही राजा का नाम आपको याद रखना है। प्रमुख शासक में विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ, छठवें। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो था शिव मंदिर, पाली के शिव मंदिर के लिए, पाली के शिव मंदिर का निर्माण। इसके अलावा एक फैक्ट प्रस्तर मंदिर, आपको प्रस्तर मंदिर पूछ चुका है कि पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने कराया, तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य षष्ठ ने करवाया था, है ना। फिर लास्ट फैक्ट जो हम पढ़ चुके हैं कि शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने, त्रिपुरी शासक, फिर ये अन्य इतिहासकारों के हिसाब से त्रिपुरी के शासक शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने
शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने विक्रमादित्य षष्ठ को हराकर पाली पर कब्जा किया, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। इतनी बातें आपको क्या बाण वंश के बारे में याद रखना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। महामंडलेश्वर इनके क्या हुए, संस्थापक हुए, राजधानी पाली है, विक्रमादित्य षष्ठ प्रमुख शासक हुए, है ना। पाली के शिव मंदिर और प्रस्तर मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य षष्ठ ने करवाया था, और त्रिपुरी के शासक शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने विक्रमादित्य षष्ठ को हराकर क्या किया था, आपका कब्जा कर लिया था। 900 के आसपास आपको याद रखना है ना, 900 के आसपास का समय था, ये बात आपको याद रखना है। 1995 याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं आपका, तो हमारा बाण वंश भी हो गया। अब आपके जो सबसे पहले वंश, छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश राजर्षि राजतुल्य वंश के बारे में बात करते हैं। राजर्षि राजतुल्य वंश के बारे में बात करते हैं। राजर्षि राजतुल्य वंश, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही बनेगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन है, तो आपको राजर्षि राजतुल्य का नाम याद होना चाहिए। चलिए राजधानी पे आते हैं, राजधानी पे आते हैं। तो राजधानी है इनकी आरंग, रायपुर, रायपुर, ओके। फिर इनके प्रमुख शासक, इनके शासकों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो प्रथम शासक आपके हुए सूरा। देखिए इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी। नाम ऐसा रखेंगे, पहले नंबरिंग ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए इससे नाम क्या होगा आपको इजीली याद होगा। सूरा के बाद दैत प्रथम, फिर जो 5वें नंबर के शासक है उनका नाम याद आपको हो जाएगा दैत द्वितीय, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर तीसरे नंबर के शासक है विभीषण, क्या है, विभीषण। चौथे नंबर के शासक है भीमसेन प्रथम, और भीमसेन प्रथम के बाद छठवें हैं भीमसेन द्वितीय। तो इस सीक्वेंस में यदि आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, भीमसेन द्वितीय। तो ये दोनों आपके सीक्वेंस में याद हो रहे हैं, ये दोनों सीक्वेंस में याद है, मतलब आपको सिर्फ 4 नाम याद करने हैं। सूरा, है ना, सूरा विभीषण को एक साथ याद कर लीजिए। सूरा, विभीषण, दैत प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय। तो ऐसे 6 सीक्वेंस आपको ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। आरंग में निवास करते थे, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश से। इनकी उपाधि पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाधि कौन सी है इनकी, तो राज्य योगी की उपाधि, राजयोगी या राज्य योगी की उपाधि कौन से वंश के शासक धारण करते थे, तो आपको याद रखना है राजर्षि राजतुल्य वंश के शासक राज्य योगी की उपाधि धारण करते थे। एक आखिरी फैक्ट याद रखेंगे कि भीमसेन द्वितीय से संबंधित एक आपका ताम्रपत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। आरंग ताम्रपत्र किससे संबंधित है, आरंग ताम्रपत्र। यदि राजा का नाम पूछा तो आरंग ताम्रपत्र किसका है, तो भीमसेन द्वितीय। लेकिन आरंग ताम्रपत्र के अंदर किनका उल्लेख है, तो यहाँ राजर्षि राजतुल्य वंश के सभी शासकों का वर्णन है, सभी शासकों का वर्णन या राजवंश का वर्णन, सभी शासकों का वर्णन इसमें किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। और ये प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कि आरंग ताम्रपत्र में किसका वर्णन है, तो उसमें ऑप्शन में दिया था आपका भीमसेन द्वितीय, भीमसेन प्रथम, सूरा, और जो भी ऑप्शन, और सभी इनमें से सभी सही है। ये क्या था, आंसर आपका सही था, क्योंकि सभी शासकों का वर्णन किया गया है। लेकिन यदि ये पूछे कि ये आरंग ताम्रपत्र किनका है, तो आपको भीमसेन द्वितीय याद रखना है, लेकिन वर्णन किसका है, तो सभी राजाओं का है। ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपका राजर्षि राजतुल्य वंश हो गया। तो हमने राजर्षि राजतुल्य वंश, पांडु वंश, है ना, सबके बारे में क्या किया, अध्ययन कर लिया है। देखिए
तो आपका ये राजर्षि राजतुल्य वंश भी हो गया, बाण वंश भी हो गया। अब फड़ी नाग वंश आते हैं। उसके पहले आपको एक छोटा सा क्या याद रखना है, आपको एक वंश और याद रखना है, पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग नामक स्थान पर एक छोटा सा वंश और हुआ था, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। 2 बातें 3 बातें बस याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा यदि पूछा गया तो। ये हो गया देवभोग, गरियाबंद का देवभोग वाला क्षेत्र, देवभोग वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे एक वंश आया जिसका नाम था पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश। क्षेत्र या राजधानी पूछा तो देवभोग, राजधानी देवभोग, देवभोग गरियाबंद। और शासक एक सोमन राज का नाम याद आता है, और एक तुष्टिकर, ये 2 राजाओं के नाम आपको याद रखने हैं सिर्फ, है ना। गरियाबंद में क्या है, देवभोग में इनकी राजधानी रही। सोमन राज और तुष्टिकर इसके संस्थापक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं बोलूंगा, यदि आपको कुछ याद रहे न रहे, स्तंभेश्वरी देवी, स्तंभेश्वरी देवी का पूजन कौन से वंश के शासक करते थे, तो आपको याद रखना है पर्वत द्वारक वंश। ये आपको पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्तंभेश्वरी देवी को कौन मानते थे, कुल देवी किनकी थी, ये भी याद रख सकते हैं। कुल देवी किनकी थी, तो पर्वत द्वारक वंश। ये आपको पूछ चुका है और पूछे जाने की संभावना है ना। तो इतना आप इतने वंश के बारे में याद रखेंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है फड़ी नाग वंश, कवर्धा के फड़ी नाग वंश, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।